हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित राफा बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शंस थे इजराइल और मिस्र, फिलिस्तीन और मिस्र, इजराइल और लेबनान या फिर इजराइल और फिलिस्तीन। तो सही जवाब था ऑप्शन बी, फिलिस्तीन और मिस्र। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच मिस्र गाजा से लगने वाले अपने राफा बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार हो गया है। इस बॉर्डर के जरिए अब गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि राफा बॉर्डर गाजा से बाहर निकलने की सबसे दक्षिणी चौकी है, जो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्थित है। ये इजराइल के बाहर से सीधे गाजा में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। ये मिस्र और गाजा पट्टी क्षेत्र या फिलिस्तीन के बीच का क्षेत्र है, जो गाजा और बाकी दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। एंजल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये कर गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है जब शेयर की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो जाती है। और दूसरा कथन, 1961 के आयकर अधिनियम में एंजल टैक्स से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के खिलाफ एंजल टैक्स कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि एंजल टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो जाती है। इसलिए कथन एक सही है। इसे वर्ष 2012 में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए शुरू किया था। एंजल टैक्स से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) से लिया गया है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीटीएस बॉट शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? एक मैलवेयर, एक जीवित रोबोट, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली या फिर एक सुपरबग? तो जवाब है ऑप्शन सी, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली। हाल ही में बीटीएस बॉट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई प्रणाली ने किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने पहले सुपरनोवा का पता लगाया। बीटीएस बॉट या ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट एक अत्याधुनिक एआई उपकरण है। ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसे लगभग 16,000 स्रोतों से 1.4 मिलियन से अधिक छवियों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया है। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निष्कर्षों का पता लगाता है, पुष्टि करता है, वर्गीकृत करता है और उनकी घोषणा करता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जाता है। और कथन 2, भारत ने वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल्स 2023-24 कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके साथ ही वर्ल्ड स्किल्स 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। आपको बता दें कि वर्ल्ड स्किल्स दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिताओं में से एक है। यह हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा संचालित की जाती है। इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारत ने पिछले साल वैश्विक प्रतियोगिता में 11वां स्थान हासिल किया था। इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी 2024 में पेरिस में होने वाले वैश्विक कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स यानी GRWI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? फोर्टिनेट, सिस्को, ओरेकल कॉर्पोरेशन या फिर नॉर्डलेयर? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉर्डलेयर। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स यानी GRWI में भारत को 64वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में 15 स्थानों की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत पाकिस्तान और नेपाल दोनों से आगे है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि भारत का बुनियादी ढांचा दुनिया में सबसे कम विकसित है, जिसमें ये 95वें स्थान पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स साइबर सुरक्षा फर्म नॉर्डलेयर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये 4 प्रमुख मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। ये हैं साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक वेक्टर जनित रोग है। दूसरा कथन, ये रोग आमतौर पर रोगवाहक के रूप में कार्य करने वाले मच्छरों द्वारा फैलता है। और तीसरा कथन, ये शरीर के पाचन तंत्र पर प्रमुख रूप से प्रभाव डालता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं?
तो जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने घोषणा की कि लाओस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। लाओस वर्ष 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने वाला बांग्लादेश के बाद दूसरा देश बन गया है। आपको बता दें कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक वेक्टर जनित रोग है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें मच्छर एक सामान्य वेक्टर के रूप में कार्य करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये रोग नेमाटोड के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। 90% मामलों के लिए वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी जिम्मेदार है। ये लसिका तंत्र को खराब करके शरीर के अंगों के असामान्य विस्तार का कारण बन सकता है, जिससे दर्द और गंभीर दिव्यांगता हो सकती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 नाइजीरिया, 2 नाइजर और 3 कैमरून। आपको बताना है कि इनमें से कितने देशों की सीमा गिनी की खाड़ी से लगती है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में INS सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल किया। INS सुमेधा की इस यात्रा का उद्देश्य राजनयिक संबंधों को और मजबूत करना, समुद्री सहयोग को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना था। नाइजीरिया गिनी की खाड़ी पर स्थित एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। विश्व बैंक के अनुसार यह अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं लागोस बंदरगाह, भूमि क्षेत्र और माल ढुलाई की मात्रा दोनों के मामले में ये देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको बता दें कि गिनी की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य देशों में कैमरून, अंगोला, बेनिन, टोगो आदि शामिल हैं। जबकि नाइजर भूमि से घिरा यानी लैंडलॉक्ड देश है। ये गिनी की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस परियोजना में बुनियादी ढांचे की पहल का एक सेट शामिल है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को भारत के पारंपरिक राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है। और दूसरा कथन, इस परियोजना को 2 भागों अर्थात चरण 1 और चरण 2 में विभाजित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? तो जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य पवन, सौर, पनबिजली आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को भारत के पारंपरिक राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है, इसलिए कथन 1 सही है। इस परियोजना को 2 भागों अर्थात चरण 1 और चरण 2 में विभाजित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके चरण 1 का उद्देश्य ऊर्जा अधिशेष वाले राज्यों में अतिरिक्त ऊर्जा निकालने और इसे ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने में सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इस परियोजना के दोनों चरणों के दौरान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। और दूसरा कथन, इसका डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज भारत का एक क्षैतिज तिरंगा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे भारत का हरा रंग समान अनुपात में है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी ब्लू चक्र है, जिसमें 24 समान दूरी वाली तीलियां हैं, जो अशोक चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। दूसरा कथन, इसका उद्गम नेपाल में खुम्बू ग्लेशियर से होता है। और तीसरा कथन, ये गंगा के दाहिने किनारे की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में नेपाल और भारत प्रस्तावित सप्तकोसी बांध उच्च की ऊंचाई कम करने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति बांध के ऊपरी क्षेत्रों में संभावित भूमि बाढ़ को लेकर नेपाल में चिंताओं के बीच बनी है। आपको बता दें कि सप्तकोसी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोशी नदी, जिसे भारत में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह और पैटर्न को बरकरार रखती है, इसलिए कथन 1 सही है।
इस नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये तिब्बत से होकर बहती है और फिर नेपाल में प्रवेश करती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। कोसी गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। जबकि गंगा नदी के दाहिने तट की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखी गई अबाबील हथियार प्रणाली किस देश की मिसाइल प्रणाली है? आपके ऑप्शन है ए ओमान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान या फिर डी पाकिस्तान। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।